परम पवित्र मातृभूमि के चरण में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना को प्रचारित, प्रसारित और पुनर्प्रस्थापित करना, ये प्राथमिक एकमेव लक्ष्य सामने लेकर कर रहा हूँ। और उसी के लिए मैं कालायन नाम से डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ, जिसमें पंचांग में उल्लेखित जो काल के सारे आयाम होते हैं, सारे संदर्भ होते हैं, वो सारे एक साथ ही डिस्प्ले में दिखेंगे। तो ये भारतीय कालगणना पद्धति सुलभता से प्रचारित हो पाएगी। हम व्यवहार में उसे उसका उपयोग कर पाएंगे और तभी ये प्रस्थापित होगी कालगणना। तो इन प्रयासों में पहले भारतीय कालगणना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो इन प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए और अ, भारतीय कालगणना को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप अपने आप्त स्वकीय मित्र परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो इस श्रृंखला में हमने पिछले एपिसोड में हमने वार और सप्ताह की रचना कैसी होती है ये देखा। अब नक्षत्र नक्षत्र क्या है और दिन का नक्षत्र कौन सा होता है, इसके बारे में आज के एपिसोड में जानकारी लेते हैं। तो आकाश में तो हमें हजारों तारकाओं का दर्शन होता है। इनमें से जो पृथ्वी सापेक्ष दृष्टि से चलायमान है, और चंद्र सूर्य से लेकर जो कोई आकाशीय वस्तु अपना स्थान खुद बदलती है, उनको ग्रह कहा गया है। और बाकी सभी तारकाएं हैं। ये भारतीय व्याख्या है तारका और ग्रह की। तो ये सभी तारकाएं जो है वो पृथ्वी सापेक्ष आकाश मंडल में स्थिर एक जगह पे होती है, अपनी जगह बदलती नहीं। इनमें से प्रमुखता से दिखने वाली, स्पष्टता से चमकदार दिखने वाली और तारकाएं और तारका समूहों को कुछ विशेष विशिष्ट नाम दिए गए हैं। जैसे व्याध, अगस्त्य, ब्रह्महृदय, ये एक एक तारा है, तारकाएं हैं ये, इनके नाम दिए गए हैं। और सप्तर्षि, शर्मिष्ठा, देवयानी, ऐसे बहुत सारे तारका समूह हैं। इन सभी समूहों के आकार, तारका संख्या क्या है, उनकी आकृति क्या बनती है, इस अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन भी, विस्तृत वर्णन उसका मिलता है। बहुत सारे ग्रंथों में, पुराने साहित्य में मिलता है। विशेषतः ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन भी मिलता है उसका। और इनमें से बहुत सारे तारकाओं के साथ और तारका समूहों के साथ भी अ, बहुत सारी पौराणिक, धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। जैसे व्याध की कथा है, ध्रुव की कथा है, देवयानी शर्मिष्ठा की कथा है, सप्तर्षियों की कथाएं हैं। सात ऋषि कौन से हैं, उनमें से वशिष्ठ ऋषि की अरुंधति ये पत्नी है, वो भी उनके साथ होती है। तो या तो इन ग्रहों को, इन तारकाओं को, तारका समूहों को पर्सोनिफाई करके देखा गया है, एक व्यक्ति की दृष्टि से देखा गया है, या रूपकात्मक दृष्टि से देखा गया है। इसी तरह पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है इनसे। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी सारी कथाएं जो है, जो इस ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है, जो
खगोल शास्त्र से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएँ हैं, उनके बारे में कुछ अलग एक वीडियो श्रृंखला बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बाद में बनेगी। तो अ, अब इन सारे समूहों को नक्षत्र नहीं कहा जाता। तो नक्षत्र किसे कहा जाता है कि ये जो ग्रह है, सूर्य, चंद्र और बाकी के 7 5 ऐसे 7 ग्रह जो हैं, इनके जो भ्रमण मार्ग हैं, पृथ्वी से दिखने वाले, इन ये भ्रमण मार्ग साधारणतः 15 अंश के दायरे में है। तो ये साधारण 15 अंश का जो प्रदेश है, 15 डिग्रीज का, इसे क्रांति प्रदेश कहा जाता है। तो जो तारका समूह इस क्रांति प्रदेश के नजदीक है, सूर्य के क्रांति वृत्त से ज्यादा के नजदीक है, उसे नक्षत्र कहा जाता है। तो और इस नक्षत्र समूह में जो तारका अधिक तेजस्वी है और क्रांति वृत्त से नजदीक है, उस समूह में से भी ज्यादा नजदीक है क्रांति वृत्त के और ज्यादा तेजस्वी है, ऐसी तारका को उस नक्षत्र की योग तारा कहा जाता है। तो ऐसे 27 नक्षत्र माने गए हैं और उस संदर्भ से आकाश मंडल के 27 समान भाग माने गए हैं। अब ये 27 ही क्यों माने गए, राउंड फिगर में क्यों नहीं 20, 25, 30 या 50 या 10, ऐसे राउंड फिगर में क्यों नहीं 27 क्यों माने गए? तो इसका संदर्भ आता है चंद्र की गति से और मैंने उसको एक्सप्लेन किया है मेरे पिछले किसी एपिसोड में। चांद्र वर्ष, नक्षत्र वर्ष, चांद्रमास, नक्षत्र मास, अ, इसका वर्णन करते हुए मैंने ये बताया कि अ, चंद्र आकाश मंडल में जो भ्रमण करता है वो 27 दिनों में पूरा होता है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो 27.32 दिनों में पूरा होता है, लेकिन राउंड फिगर देखे तो 27 दिनों में पूरा होता है। यानी औसतन एक दिन में चंद्र जितना विभाग का चलन पूरा करता है, उतने विभाग को एक नक्षत्र कहा जाता है। अब ये तारका समूह जो कहे हैं, वो नक्षत्र विभाग को पहचानने के लिए जो प्रमुखता से दिखने वाला तारका समूह है, उसको नाम दिया गया है। अब 27 भाग 360 अंश के करने हैं और समान करने हैं, तो वो होते हैं 13 अंश 20 कला का एक भाग बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो नक्षत्र तारका है या नक्षत्र तारका समूह है, वो पूरे 13 अंश 20 कला में फैला रहेगा। उस विभाग में जो प्रमुखता से दिखने वाला तेजस्वी और क्रांति वृत्त के नजदीक होने वाला जो समूह है, उसको उस समूह को नक्षत्र कहा जाता है। वैसे कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि उनमें से कुछ एक दो तारकाएं अलग नक्षत्र विभाग में आती है, लेकिन जब गणित करना होता है तो स्पष्टता से समान विभाग होने के लिए 13 अंश 20 कला, ये गणितीय आंकड़ा हमें मिलता है कि उतने विभाग को एक नक्षत्र कहा जाएगा। अब इस नक्षत्र के यानी 13 अंश 20 कला इस विभाग के 4 भाग किए जाते हैं, जिनको नक्षत्र चरण कहा जाता है। यानी हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी 27 नक्षत्रों के मिलाकर
27 गुना 4 यानी 108 नक्षत्र चरण बनते हैं। हमारी परंपराओं में, धार्मिक संदर्भ में 108 इस संख्या को जो महत्व है, उसका ज्योतिषीय कारण ये है कि नक्षत्र चरण 104 108 है। तो जब कोई मंत्र जाप का कहा जाता है या कुछ 108 की संख्या में कहा जाता है, तो हर एक नक्षत्र चरण के प्रातिनिधिक रूप में एक मंत्र संख्या, इस तरह एक माला पूर्ण होती है। माला जब जो हम करते हैं उसमें 108 मालाएं हैं, 108 मणि होते हैं। यानी वो कल्पना है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश मंडल में होने वाले शक्ति केंद्रों को, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से देवता कहा जाता है, उनको आवाहन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए हर एक के प्रति मंत्र का एक बार उच्चारण, ऐसे एक से 108 बार उच्चारण किया तो आकाश मंडल के 108 स्थानों में होने वाले, नक्षत्र विभागों में होने वाले और शक्ति केंद्र कहिए, ऊर्जा केंद्र कहिए, हमें दिशा दर्शन करने वाले कुछ अ, अदृश्य शक्तियां कहिए, धार्मिक दृष्टि से उन्हें देवताएं कहिए, उनकी प्रार्थना आराधना के लिए 108 इस संख्या का महत्व है। तो इस हिसाब से एक नक्षत्र चरण बनता है, गणितीय दृष्टि से 3 अंश 20 कला का बनता है। अब इसमें ये जो 27 नक्षत्र है, इसमें सूर्योदय के समय जिस नक्षत्र विभाग में चंद्र होता है, उस नक्षत्र विभाग, वो नक्षत्र उस दिन का पूरा नक्षत्र कहा जाता है। जैसे तिथि के बारे में बताया था कि सूर्योदय के समय जिस तिथि विभाग में चंद्र रहता है, वो उस दिन की तिथि होती है। उसी तरह जिस नक्षत्र विभाग में चंद्र होता है, वो उस दिन का पूरा नक्षत्र होता है। इसमें एक 28वें नक्षत्र की भी बात आती है, लेकिन वो पिछले कुछ सैकड़ों सालों से इतना प्रचलित नहीं है। अभिजित नक्षत्र कहा जाता है। उसके बारे में मैं कुछ और जानकारी एक साथ जोड़कर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सामान्यतः कुछ संदर्भ ऐसे हैं कि 27 नक्षत्रों में से जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उसके बाद आने वाला श्रवण नक्षत्र है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का कुछ भाग और श्रवण नक्षत्र का कुछ भाग, इसको मिलाकर अभिजित नक्षत्र कहा गया है। लेकिन वो बहुत ही सामान्यतः उसका उल्लेख नहीं आता है। कुछ विशेष विधियों में या कुछ पर्वों में, व्रतों में उसका उल्लेख आता है, लेकिन उसके बारे में अलग से मैं कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ इस तरह नक्षत्र विभाग माने गए हैं भारतीय काल गणना में। गणितीय दृष्टि से 13 अंश 20 कला, इतने विभाग को एक नक्षत्र कहा जाता है। और संदर्भ की दृष्टि से, पहचानने की दृष्टि से विशिष्ट तारका समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने इस नक्षत्र, इस अंग की जानकारी ली। ये नक्षत्र भी पंच अंगों में से एक है। पंचांग के जो 5 अंग बताए जाते हैं, उनमें से नक्षत्र ये एक अंग है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। अगला एपिसोड योग और करण क्या होता है, इसके बारे में मैं बनाऊंगा। तो फिर से आपसे अनुरोध है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये भारतीय कालगणना पद्धति
जिस किसी आधार पर आप प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रचलित कर सकते हैं, वो करना शुरू कीजिए। इस व्यवहार में लाने के लिए सुलभता हो, इसलिए मैं जो डिजिटल क्लॉक अ, एक स्टैंड अलोन पीस और ऐप के स्वरूप में भी उसको लाऊँगा, वो जल्द से जल्द आपके सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।